Hello students, today we will start our next chapter, that is atoms and molecules. Okay, this is our chapter 3. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे कंपाउंड बनता है। पिछले चैप्टर में हमने इतना तो सीख लिया कि मैटर क्या होता है। मैटर जो है बेटा एटम से मिलके बनता है, ठीक है, और कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो कंपाउंड बनते कैसे हैं, अब इतना तो पता लग गया। तो साइंटिस्ट के मन में क्यूरोसिटी हुई कि आखिरकार एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो वाटर है बेटा, ठीक है ना, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वाटर बनाते हैं। तो साइंटिस्ट को लगा कि क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, और अगर केमिकली कंबाइन भी हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं वो, ठीक है। इसी क्यूरोसिटी के चलते उन्होंने कुछ लॉज दिए बेटा केमिकली कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो लेवोजियर थे हमारे, ठीक है ना, महान साइंटिस्ट, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया बेटा, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। वैसे तो 5 लॉज हैं और आप वो जो है +1 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस क्लास में आप सिर्फ 2 ही लॉज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो लॉज क्या मतलब, क्यों दिए लॉज दिए कि जो केमिकल्स कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं बेटा, तो वो क्या रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ जो केमिकल कॉम्बिनेशन का है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व करना क्या होता है बेटा, कंजर्व का मतलब होता है सेव करना, ठीक है ना। देयर इज नो चेंज, तो किस में चेंज नहीं होगा, मास में, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बेटा, ये देखो आपको इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क नज़र आ रही है, ठीक है ना, यहाँ कॉर्क लगा है, ठीक, और यहाँ पे नीचे उन्होंने कोई सोल्यूशन लिया हुआ है। सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन लिया है ना, कोई सोल्यूशन लिया है वाई, ठीक है ना, वाई सोल्यूशन लिया है, और बाद छोटी सी एक ट्यूब उसमें डाली है जिसमें उन्होंने कौन सा सोल्यूशन रखा है, जिसमें उन्होंने सोल्यूशन एक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई को उन्होंने एज सच छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद बेटा देखो, अगर एक एक्स है एक वाई है तो ऑब्वियस है दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और कोई कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा, एक्स वाई, क्या बन जाएगा, एक्स वाई कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। पहले जैसे उन्होंने ये डाली थी बेटा, जब एक्स में इन्होंने वाई डाला था तब इन्होंने इसको क्या किया था, वे किया था, मतलब इसका वेट लिया था कितना है, ठीक है ना। जब रिएक्शन नहीं हुआ था, बस अभी इग्निशन ट्यूब डाली थी तब इसका वेट कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद जब इनको लगा, ठीक है ना, जब रिएक्शन का टाइम पूरा हो गया बेटा, तब दोबारा उसका उन्होंने क्या किया, वेट किया। तो उन्होंने देखा बेटा कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास में कोई भी चेंज नहीं आया बेटा, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क का वेट जैसे पहले था उतना ही वेट कॉनिकल फ्लास्क का क्या है, रिएक्शन के बाद है। समझ आया बेटा। तो इसका मतलब क्या है, जो बेटा रिएक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा। और जो कंपाउंड बनता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इट मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर था, मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर था बेटा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मास जो है बेटा पूरी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होता है, ठीक है ना, मास चेंज नहीं होता है। जितना बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है ना। तो जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। समझ आया, ठीक है, ओके। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। समझ आ गया आपको, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का,
ठीक है ना। जो केमिकल कंबाइन करते हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन के लिए कुछ लॉज दिए थे बेटा, और फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये बोलता था कि मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो बनेगा और ना ही क्या होगा, खत्म होगा बेटा। मास ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आया? ओके, आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी ये बात मेरी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बड़ी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब है बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अच्छा इसको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे, पहले लॉज नहीं बोलती हूँ, पहले सिंपल एक एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें। वाटर का एग्जांपल सबसे सिंप्लीफाई, वाटर का एग्जांपल लेते हैं बेटा। ओके, H2O आपका वाटर है बेटा। ठीक है, तो मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हाइड्रोजन का मास भी होता है 1 ही, मास भी 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16। वैसे 1.08 होता है लेकिन हम 1 ही लेते हैं। ठीक है ना, मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है बच्चे 16। ठीक है ना, मास कितना है ऑक्सीजन का? 16, और हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो कितना आया? 2/16। ठीक है ना, मास की क्या प्रोपोर्शन है वाटर में? हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन कितना है? 16। अगर इनको डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशो कितनी आएगी? 1/8। ठीक है, अगर 1 पोर्शन हाइड्रोजन है तो कितने पोर्शन है ऑक्सीजन बेटा? 8 पोर्शन है। ठीक है ना, इनकी मास की रेशो कितनी है? 1/8। तो ये लॉ ये बोलता है बेटा कि वाटर जो है वो हमेशा 1/8 की रेशो में ही मिलेगा, चाहे जहाँ मर्जी का पानी हो। अगर आप रिवर वाटर उठा लो तो भी 1/8, पॉन्ड का वाटर उठा लो तो भी 1/8, आपके टैप का वाटर है 1/8, मतलब यहाँ की नाली का पानी भी है तो भी क्या होगा? 1:8। ठीक है ना, हमेशा 1। वैसे भी अगर तुम सोचो, पानी तब तक ही पानी है जब तक वो H2O है बेटा। HO वाटर थोड़े नहीं हो जाएगा, या HO2 जो दिल किया वो कंपाउंड थोड़े नहीं बन जाएगा। पानी हमेशा H2O ही होगा, ये नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपका केमिकल सब्सटेंस होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे बेटा, उनका मास का प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ही ले लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो प्रोपोर्शन है बेटा, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सेम। वैसे कार्बन का मास होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना बताया मैंने? 16। पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। ये ठीक है, ठीक है, 3:8। सिंपलेस्ट रेशो कितनी आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की? 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यही रेशो होगी बेटा थ्रू आउट, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो रेस्पिरेशन से निकाल रहे हैं वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे व्हीकल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या कार्बन बर्न हो रहा है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे जहाँ मर्जी की कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो 3:8 में है तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, समझ आ गया? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है बेटा? In a chemical substance, the elements are always present in the definite proportion by mass. किसी भी chemical compound में जो elements होते हैं वो हमेशा उनके mass का definite proportion होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना बेटा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की 3:8 नहीं होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी। समझ आ गई आपको ये बात? ओके, लग गया पता? तो ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लॉज आपको आने चाहिए। कौन सा? फर्स्ट लॉ कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे ही क्या होगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, उसके बाद हम जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में। आज के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।